Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the group 16 elements of P block elements of grade 12. स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ग्रुप 18 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स को डिस्कस किया था और तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने आ जाते हैं तो उससे हमें काफ़ी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। तो 16 ग्रुप एलिमेंट्स में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, देन सल्फ़र, देन सेलेनियम, देन टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम। इनके सिंबल्स हैं ऑक्सी ओ, एस, एस सी, टी ई एंड पी ओ। जहाँ तक एटॉमिक नंबर्स की बात है स्टूडेंट्स, हम वही मैजिक नंबर्स अप्लाई करेंगे 8, 18, 18 एंड 32। तो ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो सल्फ़र का आ जाएगा 16, सेलेनियम का आ जाएगा 34, टेल्यूरियम का आएगा 52 एंड पोलोनियम का आ जाएगा 84। इस तरह से हमें इनके एटॉमिक नंबर्स पता लग जाएंगे। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनर कोर होगा नोबल गैसेस का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ठीक। और उसके बाद हम देखते हैं तो ऑक्सीजन के केस में हमारा आ जाएगा 2s2, 2p4। देन एक एक शेल नंबर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो सल्फ़र में आ जाएगा 3s2, 3p4, सेलेनियम में आ जाएगा 4s2, 4p4। उसके बाद में टेल्यूरियम में हो जाएगा 5s2, 5p4 और उसके बाद में रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम है, उसमें आ जाएगा 6s2 एंड 6p4। तो ये हो गया इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ हमें स्टूडेंट्स टोटल मिल रहे हैं 2 + 4 = 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर 16 है तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था, ग्रुप नंबर 15 के अंदर हमने देखा था कि इसमें हम लोगों ने कि जैसे ही हमारा थर्ड एलिमेंट आता है, जैसे सेलेनियम है, तो इसमें 3d ऑर्बिटल्स की एंट्री हो जाएगी। आफ्टर दैट टेल्यूरियम में 4d सबशेल्स की एंट्री हो जाएगी। और अगर पोलोनियम की बात करते हैं तो 5d एंड 4f की एंट्री हो जाएगी। और इन्हीं d ऑर्बिटल्स और f ऑर्बिटल्स की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर असर पड़ेगा और उससे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर असर पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी एक प्रॉपर्टी तो बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और वो है हमारी मेटेलिक कैरेक्टर। फर्स्ट टू एलिमेंट सल्फर, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर एक्सक्लूसिवली नॉन मेटल। ये नॉन मेटल्स के अंदर आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, जो मेटेलॉइड्स होंगे। और जो लास्ट एलिमेंट है पोलोनियम, वो होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है। तो ये हो गया मेटेलिक करेक्टर। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की जो मेटेलिक करेक्टर होते हैं वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए हम 16 ग्रुप में पहुँच गए हैं, यानी कि हम ग्रुप नंबर 1 से हम पहुँच गए हैं ग्रुप नंबर 16 पर। तो नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी मेटल नहीं है। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल है एंड देन अदर 2 मेटल्स जो हैं वो मेटेलॉइड्स हैं, यानी कि उनमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर्स हैं। और पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव हो गया, यानी कि इसकी तो केमिस्ट्री को हम स्टडी ही नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें स्टूडेंट्स जो आता है वो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है। किसी भी ग्रुप के अंदर स्टूडेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर हम ऑक्सीजन की देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें 0, -1, -2 एंड क्या आ रही है इसके अंदर आपकी +2 एंड +1। हम देख रहे हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 से ज़्यादा हो ही नहीं रही। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ रही है? 2 आ रही है।
ठीक है। और इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 होगी। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। इसके अलावा जो है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इसमें 0, -2 एंड +1 आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये रेज होता है कि ये जो है +2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि आप देखो स्टूडेंट्स इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 2 नंबर का है। इसमें डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स की स्टार्टिंग 3 नंबर के शेल से होती है, जबकि यहाँ वैलेंस शेल क्या है 2, यानी डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, यानी अपनी वैलेंसीज को इंक्रीज कर ही नहीं सकता ये। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 क्यों हुई, क्योंकि 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 हैं, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 हैं, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। माइनस में वैलेंसी शो करता है क्योंकि इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल एलिमेंट्स, इस स्मॉल एलिमेंट तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा और इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 भी होती है, जो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स के अंदर ये 0 भी शो करता है, -1 भी, +2 भी एंड +1 भी। जैसे अगर हम H2O2 की बात करें तो इसमें ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है स्टूडेंट्स वो होती है -1। और अगर मैं बात करूँ O2 एंड O3 की, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, सॉरी, यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी O2 एंड O3 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1 एंड OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। तो इस तरह से ऑक्सीजन -1, 0, +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। ठीक। अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो हम देख रहे हैं कि +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर रहे हैं, और जो लास्ट एलिमेंट पोलोनियम है वो +2 +4 एंड +6 शो कर रहा है। हम देख रहे हैं डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो हो रही है वो कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर यही आंसर दे रखा है स्टूडेंट कि -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। और डाउन द ग्रुप जाने पे स्टूडेंट्स जो है हमारी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो मैं आपको प्रीवियस ग्रुप्स में भी बता चुकी हूँ 15 ग्रुप में। इट इज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया है इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो मैंने आपको अभी बता ही दिया ऑक्सीजन के बारे में कि जो ऑक्सीजन है वो +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। और ऑक्सीजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है -2 होती है। इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो स्टूडेंट्स -2 हो जाएगी, और ये इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है। इसके अलावा इसने जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करी थी वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और वो है इसकी -1, 0, +1 एंड +2, जो ये H2O2, O2, O3, O2F2 एंड OF2 में शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि 16 ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, उनके सिंबल क्या हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या हैं, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे रीज़न क्या है, और इसके अलावा इनके मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 16 ग्रुप एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स हम 18 को हम ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ये इसका फर्स्ट मेंबर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका हमारा बनता है इसमें, और वो है हमारा कि वाई आर ग्रुप 16 एलिमेंट्स कॉल्ड कैल्कोजन्स। इनको हम कैल्कोजन्स क्यों कहते हैं। एक्चुअली कैल्कोजन का मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर हमें जिन सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं, और जिन सॉल्ट्स से हम उन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको हम ओर्स कहते हैं, मिनरल्स को। तो उन ओर्स
फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। आप देखिए जनरली जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स के फॉर्म में होते हैं, और ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स किसकी वजह से बनेंगे? ऑक्सीजन और सल्फर की वजह से, और ये दोनों ही कौन से ग्रुप में आते हैं? 16 ग्रुप में आते हैं। इसीलिए 16 ग्रुप एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स मीन्स कैल्कोजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर हम, और वो है हमारा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे 11th लेवल का क्वेश्चन है ये, कि YIE1 यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 15 ग्रुप एलिमेंट्स की 16 से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो वो 15 की कम हो जाती है 16 से। देखो स्टूडेंट्स, हमने 11th के अंदर पढ़ा था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रुप 15 के बाद में ग्रुप 16 आता है, यानी कि 16 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स शुड बी मोर देन 15 ग्रुप एलिमेंट्स, बट 15 की ज़्यादा होती है। ये हमने लास्ट ईयर बड़ी डिटेल में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि हाफ फील्ड, exactly half filled and exactly full filled orbitals are extra stable and they do not want to lose or gain electrons। तो 15 ग्रुप एलिमेंट्स का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें जनरल, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आता है NS2 NP3, यानी p ऑर्बिटल इसमें जो है वो हाफ फिल्ड होते हैं। इस तरह से p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाते हैं, और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं, और इसीलिए जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जबकि अगर हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स की बात करें, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के अंदर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP4, यानी कि इनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, तो ये स्टेबल नहीं होता, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, यानी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 15 के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये तो हमने बात करी स्टूडेंट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी को कि अगर हमने 15 ग्रुप लिया यानी NS2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया, उसको हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी, तो वो हाई होगी क्योंकि ये स्टेबल है हाफ फिल्ड होने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाएगी। और अगर हम हाई आयनाइजेशन एनर्जी दे के भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NS2 NP2, जो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो अब यदि हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं यानी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, तो ऑब्वियसली वो लो होगी क्योंकि ये अब स्टेबल नहीं रहा, और इजीली NS2 NP1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जहाँ तक बात स्टूडेंट्स हम 16 ग्रुप एलिमेंट्स की करते हैं, तो वहाँ पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? NS2 NP4 रहेगा। ये हाफ फील्ड तो है नहीं, फुल फील्ड भी नहीं है, तो अनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, IE1 क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ही NS2 NP3 फॉर्म में आएगा, जो हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि 15 ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं उनकी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो 16 ग्रुप एलिमेंट से ज़्यादा होगी, और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो 16 ग्रुप एलिमेंट्स की 15 से ज़्यादा होगी। आंसर हमने किस वे में दिया है स्टूडेंट्स? आंसर हमने दिया है, आंसर इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स हमारे, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि जो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है। डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। तो उस आधार पर अगर देखा जाए, ये देखिए अगर हम ये इसमें अगर हम ऑक्सीजन से नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज़ होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की सल्फ़र से क्या होती है? कम होती है, लेस होती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का साइज़ बहुत स्मॉल है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट आता है 2s2 2p2 2p4 सॉरी, और सल्फ़र का आता है 3s2 एंड 3p4 आता है। तो यहाँ वैलेंस शेल 2 नंबर का है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी अगर मैं डायग्राम बनाती हूँ स्टूडेंट्स, तो ये आया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल आया, ये सेकंड शेल आया, और सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 हो गए। 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज़ अबाउट ऑक्सीजन। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। अगर मैं यही बात जो है वो सल्फ़र के लिए करूँगी, तो बताइए सल्फ़र के केस में क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया। और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। 3 4 5 एंड 6। तो आप देखिए इसके पास सफिशिएंट स्पेस है जिसमें और इलेक्ट्रॉन इजीली आ सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं आ पाएंगे। तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है और जो ये इनर इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्जन होगा, और उस रिपल्जन की वजह से क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर नहीं कर पाएगा। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एंटर नहीं कर पाएगा, और इसीलिए वो जो एनर्जी जो है वो कम रिलीज़ होगी। जब एनर्जी कम रिलीज़ होगी तो उसकी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल केस है स्टूडेंट्स की ऑक्सीजन और सल्फ़र में से सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होगी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस नेगेटिव होगी। ठीक है। ये बात हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, उसमें आपसे ये बताया गया है, पूछा गया है कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है वो सल्फ़र में ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कम होती चली जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगर इस यहाँ पर आती हूँ मैं वापस से, यहाँ आपको समझा रखा है स्टूडेंट्स कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या स्थिति है। ऑक्सीजन के पास तो है 2s2 एंड 2p4, इसके पास तो डी है ही नहीं, यानी ये तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग करेगा ही नहीं। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो करेगा वो कौन करेगा? सल्फ़र करेगा। क्योंकि सल्फ़र का डी ऑर्बिटल जो है वो जिसके साथ भी पाई बॉन्ड बनाएगा उसके पी के साथ में बनाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है स्टूडेंट्स कि सल्फ़र का डी और जो भी एलिमेंट है उसके पी ऑर्बिटल का साइज़ लगभग कैसा हो? सेम हो, तभी ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा एक्सटेंट में हो पाएगी। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग किस तरह से होगी। देखो ये हमारा सल्फ़र है और ये इसके डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है। और ये कोई भी एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, और ये उसका क्या है? पी ऑर्बिटल है। तो इन दोनों के बीच में जब साइडवेज ओवरलैपिंग होगी तो इसका डी हो जाएगा और इसका पी हो जाएगा, तो इसीलिए इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे? डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक। ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग तभी ज़्यादा अमाउंट में हो पाएगी, ज़्यादा एक्सटेंट में ओवरलैपिंग हो पाएगी जब डी का और पी का साइज़ लगभग सेम होगा। अगर डी और पी का साइज़ जो है उसमें डिफरेंस है, सपोज़ करो एस जो है इसके डी ऑर्बिटल्स का साइज़ तो हो गया बड़ा, ठीक है, और जो ये एक्स है इसकी पी ऑर्बिटल्स का साइज़ है छोटा, तो इनमें ओवरलैपिंग ज़्यादा एक्सटेंट में नहीं हो पाएगी। तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा? वीक हो जाएगा। तो सल्फर के केस में क्या है स्टूडेंट्स कि डी और पी, सल्फर की डी और जिससे भी ये पी पाई जिसके भी पी ऑर्बिटल के साथ ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा उनका साइज लगभग कैसा होता है? सेम होता है। तो इसलिए वहाँ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। बाकियों के अंदर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उनमें साइज में डिफरेंस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन के अंदर आते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, कि व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय 16 ग्रुप एलिमेंट्स, जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वो NH2 NP4 है, ऑक्सीजन के केस में ये 2s2 2p4 है। ग्राउंड स्टेट में उसका ये स्टेटस है। यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 हो गए। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 बॉन्ड बना सकता है, और इसके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज स्मॉल हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई -2। लेकिन कभी कभी ये जो है
0 भी शो करता है, +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है और -1 भी शो करता है। किन एलिमेंट्स के अंदर शो करता है स्टूडेंट्स? वो है O2, O2F2, OF2 एंड H2O2, जो मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पर सल्फ़र के लिए, तो सल्फ़र का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। आगे के जो एलिमेंट्स उसमें 4s2 4p4 इस तरह से हो जाएगा, लेकिन सभी केसेस के अंदर ग्राउंड स्टेट में ये स्टेटस है और इसमें d ऑर्बिटल वैकेंट है। ठीक है, अब डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ये ग्राउंड स्टेट में स्टेटस है, तो यहाँ कितने अनपेयर्ड हो गए? 2 हो गए। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगी। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो +2, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2। अगर तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये कौन से बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। और अगर ये -2 शो करता है तो ये कौन से बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो आयनिक बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब यदि हम इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, यानी कि हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसके पास कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो 4 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स ये गेन तो नहीं कर सकता लेकिन शेयर कर सकता है, और इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 नहीं होगी लेकिन +4 होगी। और ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा अगेन। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अगर जाता है स्टूडेंट्स ये, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से इसके पास कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? 6 अनपेयर्ड हो जाएंगे। यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में स्टूडेंट्स गेन तो कर नहीं सकता, शेयर ही कर सकता है, तो कौन से बॉन्ड बनेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर ये बात एक्सप्लेन कर दी कि सल्फ़र जो है वो -2 शो करेगा, +2 शो करेगा, +4 शो करेगा और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। -2 जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, +2 +4 +6 तब जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा। यानी यहाँ पर ये कौन से बॉन्ड बनाएगा? आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ ये कौन से बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स की डाउन द ग्रुप जाने पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप जाने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिक्रीज होगी, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है जैसे कि 4 6 है तो कंपाउंड कोवेलेंट होंगे, और अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कंपाउंड कौन से होंगे? आयनिक होंगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी अंदर हम आते हैं कि उनके ऑक्साइड्स किस तरह तरह के हैं, कितने तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 2 तरह के ऑक्साइड बनाएंगे, एक डाई ऑक्साइड और एक ट्राई ऑक्साइड। यहाँ पर जो ई है स्टूडेंट्स वो एलिमेंट को एक्सप्लेन करेगा, जैसे कि OSSCTEPO, जो कि हमारे 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। SO2 है, SO3 है, SCO2 है, SCO3 है, TeO2 है, TeO3 है, POO2 है, O3। ये ऑक्सीजन के और ये वाले जो हैं वो ऑक्सीजन के ऑक्साइड हो गए, सल्फर के ऑक्साइड, सेलेनियम के ऑक्साइड, टेल्यूरियम के और पोलोनियम के ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो O3 और SO3 होते हैं वो तो गैस होती है, लेकिन SCO3, TeO3 और PO3 जो हैं वो सॉलिड होते हैं। क्या समझ में आया स्टूडेंट्स कि ये दोनों तो क्या हैं? गैस हैं, जबकि ये लोग जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? सॉलिड हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि ये O3 और SO3 होते हैं, ये डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट माने अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो साइज़ इनका स्मॉल हो जाएगा, साइज़ स्मॉल हो गया तो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो वॉन फोर्स क्या मिलेंगे, और वॉन फोर्स वीक होते हैं, इसलिए कौन सी स्टेट में मिलेंगे? गैसियस स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, जबकि अगर हम इस वाले केस में जाएं SCO3, TeO3 और PO3 के अंदर जाएं, तो स्टूडेंट्स ये डिस्क्रीट नहीं होते, ये नेटवर्क में मिलते हैं, और नेटवर्क जब बनता है तो साइज़ बड़ा हो जाता है। साइज़ बड़ा हो जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वॉन फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि ये सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट्स, और वो आता है हमारा
कि एक्सप्लेन द एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर ऑफ डाइऑक्साइड्स। डाइऑक्साइड्स के एसिडिक और बेसिक करेक्टर देख रहे हैं। 16 ग्रुप के अलग अलग एलिमेंट्स ले रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है ये तो एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि जो हमारा TeO2 और PePO2 होते हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल जैसे 15 ग्रुप एलिमेंट्स में पढ़ा था उसी बेस पर हमें आंसर देना है स्टूडेंट कि एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो सल्फर आता है, देन Sc आता है, देन Te आता है, देन PO आता है, और इनके ऑक्साइड्स लिखूंगी तो ये हो जाएंगे इनके ऑक्साइड्स। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और एसिडिक करेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एसिडिक नेचर के होंगे, जबकि ये एम्फोटेरिक होंगे। एम्फोटेरिक का मतलब इनमें बेसिक करेक्टर्स भी डेवलप हो गए, यानी एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर दोनों ही शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा है वो देखिए आप। इस क्वेश्चन में वो हमसे कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बताइए डाइऑक्साइड्स का। अभी हमने यहाँ पर क्या करा था, डाइऑक्साइड्स का एसिडिक करेक्टर करा था। अब हम उनका क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि जो SO2 होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि जो TeO2 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स। आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा हमने F ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा आंसर है। अगर मैं SO2 की बात करूं तो S की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। कैसे, आप निकाल के देख लीजिए, x - 4 = 0, तो x = कितनी आ गई, +4। यानी सल्फर डाइऑक्साइड अगर है तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो गई, +4 हो गई। ऐसे ही अगर मैं TeO2 लेती हूँ, TeO2 लेती हूँ तो यहाँ भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट Te की कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। जैसे यहाँ सल्फर की कितनी हो गई, +4 हो गई। ठीक, अब जब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो होगी +6, और जो टेल्यूरियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी वो +2। कैसे, क्योंकि हमने ये पढ़ा स्टूडेंट्स की डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो टेल्यूरियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, +2, और सल्फर की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, +6। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो किस में कन्वर्ट होना चाहेगी, स्टेबल में। यानी +4 किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, जो +4 है स्टूडेंट्स वो +6 में कन्वर्ट होना चाहेगा SO2 के केस में। तो बताओ, +4 से अगर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या बन गया, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट बन गया। और TeO2 के केस में ये कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +4, लेकिन इसकी स्टेबल कौन सी है, +2। तो ये +4 से कौन सी स्टेट में आएगा, +2 में आएगा। तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो TeO2 हमारा क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर स्टूडेंट्स किसके पास आया, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर किसके पास में आया, इनर्ट पेयर इफेक्ट के पास में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ हैलाइड्स ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट्स। 16 ग्रुप एलिमेंट्स की जो हैलाइड्स हैं उनका क्या नेचर है स्टूडेंट्स। ये 4 तरह के हैलाइड बनाएंगे, E2X2 टाइप के, EX2 टाइप के, EX4 टाइप के, एंड EX6 टाइप के। ठीक है, इसमें से जो E2X2 टाइप के होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मोनोहैलाइड्स। इनको हम कहेंगे मोनोहैलाइड्स, इनको कहेंगे डाईहैलाइड्स, इनको बोलेंगे टेट्राहैलाइड्स, इनको बोलेंगे हेक्साहैलाइड्स। जितने हैलोजन है उसी बेस पर यहाँ पर इसलिए कह दिया स्टूडेंट्स क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये मोनोहैलाइड ही बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स इनके, हम क्या क्या एग्जाम्पल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स इनके। इसका है O2F2 एंड Sc2Cl2, OF2Cl2O, SF4 एंड SF6। ठीक, अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका
है। यहाँ जो आपका 16 ग्रुप एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ +2 आएगी, यहाँ +4 आएगी और यहाँ +6 आएगी। जहाँ तक अगर हम शेप्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो शेप है वो आएगी, इसकी तो परऑक्साइड की तरह आएगी, ठीक। इसकी शेप जो है वो वी शेप आ जाएगी, इसकी शेप जो है वो सीसॉ शेप आ जाएगी, इसकी शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। और जहाँ तक हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3, इसका हो जाएगा sp3d और इसका हो जाएगा sp3d2। जो शेप्स हैं उनके क्या नाम हैं स्टूडेंट्स, वो देख लीजिए आप। शेप्स के नाम जो हैं, यहाँ पर कौन सी शेप होगी, वी शेप होगी, ठीक है। यहाँ जो शेप आएगी वो कौन सी आ जाएगी, सीसॉ आ जाएगी। और यहाँ जो शेप आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जहाँ हमने स्ट्रक्चर्स की बात करी थी, हाइब्रिडाइजेशंस की बात करी थी, वहीं मैंने आपको ये सभी एक्सप्लेन कर दिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आता है हमारा कि जो हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं उनमें एक क्वेश्चन है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कि हेक्सा फ्लोराइड्स जो होती है उनकी स्टेबिलिटी में SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र की सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती चली जाएगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है आपका, वो देख लीजिए। वो क्वेश्चन ये है कि SF6 जो होता है ना, वो इनर्ट होता है, यानी रिएक्शंस में कम पार्टिसिपेट करता है, और इसीलिए ना तो इस हाइड्रोलिसिस हो पाता है इसका, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि ना तो हाइड्रोलाइज होता है और इनर्ट क्यों होता है। तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि इन सल्फ़र जो है इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स। SF6 है फॉर्मूला हमारा। अगर SF6 है तो ये 6 फ्लोरीन एटम से सराउंडेड है, ठीक है। और जो टेल्यूरियम हेक्साफ्लोराइड है उसमें टेल्यूरियम का साइज़ इतना बड़ा हो जाता है कि 6 फ्लोरीन एटम्स उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और इसीलिए उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि जो SF6 है ये तो हाइड्रोलाइज होता नहीं है, जबकि TeF6 जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। रीज़न क्या है, देखो ये सल्फ़र है, ठीक, और ये कितने फ्लोरीन एटम से सराउंडेड है, 6 से, ठीक है। ये 6 फ्लोरीन एटम्स हैं जो इसको सराउंड कर रहे हैं, और ये इसको अच्छे से सराउंड कर पा रहे हैं, इसको सफिशिएंट है ये 6 फ्लोरीन एटम्स इसको सराउंड करने के लिए। तो वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो वो नहीं हो पाती। जबकि टेलुरियम का साइज़ बड़ा है, तो बड़ा है, लेकिन फ्लोरीन उसमें भी कितने हैं, 6 ही हैं, ठीक है, 4, 5 एंड ये 6। तो दीज 6 फ्लोरीन एटम्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट दिस टेल्यूरियम। वो टेल्यूरियम को प्रोटेक्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, तो इसको ज़्यादा फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट थी, और इसीलिए जब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये प्रोडक्ट्स बनाएगा। क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, TeF6 जो है वो रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, वाटर के साथ। 6 वाटर लेने हैं, यहाँ F6 है तो 6 वाटर लेने हैं, और यहाँ आपको एक एसिड मिल जाएगा H6TeO6, ये आपको, और +6HF मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है स्टूडेंट्स, और वो ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो SF4 है, टेट्राहेलाइड है, SF4 का तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, लेकिन SF6 का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है, तो वो भी आप देख लीजिए कि SF6 में तो जो S था वो कितने फ्लोरीन एटम से सराउंडेड था, 6 से, लेकिन SF4 के अंदर वो कितनों से सराउंडेड है, 4 से। तो these 4 फ्लोरीन एटम्स आर नॉट सफिशिएंट एनफ टू प्रोटेक्ट द सल्फर। वो सल्फर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो SF4 का जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो ये SO2 प्लस क्या बनाता है, HF बनाता है। तो ये 3 रिएक्शन हो गई स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है वो देखिए आप इसमें, कि जो टेट्राहेलाइड्स होते हैं वो लेविस बेस की तरह काम करते हैं,
क्यों? क्योंकि उनके पास लोन पेयर होता है। ये देखो आप, इसका स्ट्रक्चर ये रहा SF4 का, ये टेट्राहेलाइड हो गया। इसके पास में आपको दिख रहे हैं ये 2 लोन पेयर, तो ये 2 लोन पेयर ही किसी को डोनेट कर सकता है, तो ये क्या बन जाएगा? लेविस बेस बन जाएगा। ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो हैं, ये लेविस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल एम्प्टी होते हैं, तो वो लोन पेयर ले भी सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो टेट्राहेलाइड है हमारा, ये वाला टेट्राहेलाइड जो है, इसके पास हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देख रहे हैं तो क्या है? sp3d है। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट्स, तो इसके पास में d में 5 ऑर्बिटल थे, उसमें से एक ही तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेशन कर रहा है, बाकी d ऑर्बिटल तो खाली पड़े हैं, ये सब एम्प्टी हैं। तो ये लोन पेयर ले भी सकता है और ये लोन पेयर दे भी सकता है, यानी ये लेविस बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और लेविस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। और इसके प्रूफ हम इस तरह से दे सकते हैं कि इसमें ये 2 रिएक्शन आप देखिए कि SF4BF3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये अपना लोन पेयर दे रहा है और ये लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर ये आपका लेविस क्या हो जाएगा? सॉरी, बेस, और ये क्या हो जाएगा? लेविस एसिड। जबकि जब इसकी F नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो लोन पेयर ले रहा है और ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है SF6-2। तो यहाँ पर ये SF4 किसका काम कर रहा है? लेविस एसिड का काम कर रहा है। और यहाँ ये किसका काम कर रहा है? लेविस बेस का। SF4 एंड SeF4 जो दो हैं, दोनों के दोनों फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है। ये अगर P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है तो वो PF2 में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड O है तो वो CF2 में कन्वर्ट हो जाता है, COH का OH ग्रुप जो है वो F3 में कन्वर्ट हो जाता है। दे आर गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ मैंने स्टूडेंट्स कई सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप देखिए, HNO3 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जो है H2SO4 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर हम स्टूडेंट्स जो है O3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ थोड़ा मैं कलर चेंज कर देती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम O3 के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में जो बात कर रहे हैं हम, वो Cl2 वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं Cl2 वाटर के बारे में। ठीक है। कितने एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट्स? 1 2, कितने कंपाउंड्स हो गए? सॉरी, 1 2 3 एंड 4। अगर मैं HNO3 की बात करती हूँ तो मैं ग्रुप 15 की बात कर रही हूँ। अगर मैं H2SO4 और O3 की बात कर रही हूँ तो मैं ग्रुप 16 की बात कर रही हूँ। और अगर मैं Cl2 वाटर की बात कर रही हूँ तो मैं ग्रुप नंबर 17 की बात कर रही हूँ। यानी ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ग्रुप नंबर 16 में ओजोन और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और ग्रुप नंबर 17 में Cl2 वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है स्टूडेंट्स इसका रीज़न जो है वो आया है हमारे पास में कि ये सब नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन का क्या मतलब है? एटॉमिक ऑक्सीजन देते हैं। जो नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। तो HNO3, H2SO4, O3, Cl2 वाटर, ये चारों के चारों जो है नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है। कैसे? आप देख लीजिए अगर हमने कंसनट्रेटेड HNO3 लिया या डाइल्यूट HNO3 लिया तो ऐसी स्थिति में हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिल रही है। ठीक है। साथ में आपको वाटर एंड NO2 या वाटर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहे हैं। अगर हम H2SO4 ले रहे हैं तो वो भी नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। अगर हम O3 लेते हैं तो वो भी नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। अगर हम Cl2 वाटर लेते हैं तो वो भी नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो जाएंगे। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स हमें याद करनी है। ठीक है। जबकि अगर स्टूडेंट्स हम SO2 की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं SO2 की,
अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स SO2 की बात कर रही हूँ, ये रहा SO2 हमारा, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन दे रहा है, यानी नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है। जो नेसेंट हाइड्रोजन देगा वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो SO2 है वो नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये देखिए SO2 प्लस वाटर रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन दे रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका कि जो हमारा ओजोन है, Cl2 है और SO2 है, ये तीनों के तीनों ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। लेकिन जो O3 और Cl2 हैं, ये दोनों, इनकी ब्लीचिंग कैसी होती है? परमानेंट होती है। लेकिन SO2 के कारण जो ब्लीचिंग होती है, वो ब्लीचिंग जो है वो टेम्परेरी होती है। ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स? तो वो आप समझ लीजिए कि ब्लीचिंग ऑफ O3 एंड Cl2 इज़ ड्यू टू देयर ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। वो ब्लीचिंग का काम किसकी वजह से कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन की वजह से कर रहे हैं। जबकि SO2 जो है वो रिडक्शन की वजह से कर रहा है। अब रिडक्शन की वजह से ब्लीचिंग होना और ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लीचिंग होने का परमानेंट या टेम्परेरी होने से क्या लिंक है? तो वो देख लीजिए स्टूडेंट्स कि जो Cl2 होता है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्योंकि इट ब्लीचिस, क्योंकि वो ब्लीच करता है ऑर्गेनिक मैटर को। किसकी वजह से? कोई भी Cl2 एंड वाटर ने मिलकर पहले नेसेंट ऑक्सीजन बनाई और उस नेसेंट ऑक्सीजन ने कलरिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करी, तो कलरिंग सब्सटेंस का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और उसके कलरिंग सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ओजोन भी ऐसे ही करता है। जो ओजोन है वो भी स्टूडेंट्स क्या करेगा? ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा, क्योंकि वो भी नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, और जब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है कलरिंग मैटर के साथ रिएक्शन करेगी तो वो ऑक्सीडेशन कर देगा कलरिंग मैटर का। ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमें कलरलेस ऑक्सीडाइज्ड मैटर मिल जाएगा, यानी कलरिंग सब्सटेंस जो है वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए SO2 के केस में क्या हो रहा है। SO2 के केस में स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन वो नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, तो जो कलरिंग मैटर है वो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रही है और फिर वो कलरलेस हो रही है, यानी रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है? रिडक्शन की हो रही है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यहाँ आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा आंसर? वो देखो आप कि ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कलरिंग मैटर बाय नेसेंट हाइड्रोजन, सो इट इज़ टेम्परेरी। अब देखो रिडक्शन के कारण टेम्परेरी क्यों हुआ? बिकॉज व्हेन कलरलेस सब्सटेंस एक्सपोज टू एयर, अब जो ये कलरलेस सब्सटेंस था, अगर इसको हम हवा में ले जाते हैं, एयर में, कब तक आप उसको वैक्यूम में रख सकते हैं? जैसे ही आप उसको एयर में लेके जाएंगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो कलरलेस सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कलरिंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका कलर फिर से रीअपीयर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन यानी एयर में ही उसका क्या हो रहा है? कलरलेस हो रहा है, तो अगर उसको हम एयर में लाएंगे तो वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस साल आपके सिलेबस में से ये जो है ये डिलीट हो गया है, तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में ये बता रखा है स्टूडेंट्स इन्होंने हमें कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं तो हम SO3 और वाटर को मिक्स नहीं करते। SO3 और वाटर को मिक्स नहीं करते क्योंकि हमें H2SO4 नहीं मिलता, उसके डेंस फ्यूम्स मिलते हैं, और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है उसको उसकी रिएक्शन हम जो है, जो SO3 हमें मिलता है, उस SO3 की रिएक्शन पहले हम किससे कराते हैं? जो ऑलरेडी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो दोनों के बीच रिएक्शन होती है तो हमें H2S2O7 यानी ओलियम मिलता है,
और जब ये H2SO7 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन नहीं होती जबकि हम ये करवाते हैं। इस रिएक्शन से भी बन सकता था, लेकिन हमें उसमें डेंस फ्यूम्स मिलते हैं, हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता। तो हमें 2 स्टेप प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। पहले ऑलरेडी प्रेजेंट जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ हम ओलियम बनाते हैं, फिर ओलियम की वाटर के साथ रिएक्शन करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन है छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन आप बहुत लोअर क्लासेस में 10th में भी पढ़ चुके हो कि अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम डाइल्यूट करना चाहते हैं तो वो हमें पता है पानी मिलाने से होगा। लेकिन स्टूडेंट्स खास बात क्या है कि हम एसिड में वाटर नहीं मिलाते, वाटर के अंदर एसिड मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने एसिड के अंदर वाटर मिला दिया तो ऐसी स्थिति में एसिड की अमाउंट ज़्यादा है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इतनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी कि वो बॉटल टूट सकती है जिसमें हम ये बना रहे हैं, और एसिड जो है वो उछल कर बाहर आ सकता है और उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा बनता है, इसके अंदर छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फटाफट ही देख लीजिए आप इसमें कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहते हैं। क्योंकि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन लैब एज वेल एज इन इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑफ ए नेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बात है, किसी भी नेशन का इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, औद्योगिक रूप से वो किसका विकास कितना हुआ है, इट डिपेंड्स कि वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का कंजम्पशन कितना है। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में काम में आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 जो है और क्वेश्चन नंबर 20 हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ये पूछा हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि S2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है और इसका ब्लू कलर क्यों होता है। भाई इसका आंसर बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है कि S2 जो है वो ऑक्सीजन लाइक स्ट्रक्चर होता है और ऑक्सीजन की तरह ही इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक भी होता है और ब्लू कलर का भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स, 22nd क्वेश्चन भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले 23 देख लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड सिरपी लिक्विड क्यों होता है। सिरपी माने गाढ़ा क्यों होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसकी विस्कोसिटी हाई क्यों होती है, ये वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है। इन सब का जवाब स्टूडेंट्स एक बॉन्ड की वजह से है और वो क्या है, एच बॉन्ड। सल्फ्यूरिक एसिड के पास में एच बॉन्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो एच बॉन्ड मिलने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, यानी कि H2SO4 जो है वो H2SO4 के साथ में ही क्या बना लेता है, एच बॉन्ड बना लेता है। और इसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा, एसोसिएशन, और एसोसिएशन होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा और इसकी वोलेटिलिटी यानी वाष्पशीलता जो है वो कम हो जाएगी और ये गाढ़ा भी हो जाएगा, विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, सिरपी हो जाएगा ये। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भाई ये वाटर में क्यों घुल जाता है, क्योंकि वाटर के साथ भी एच बॉन्ड बना लेता है। तो वाटर के साथ एच बॉन्ड बना लेती जो चीज़, जो भी सब्सटेंस, वो उसमें क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को जो है कॉमन नेम जो है वो इसका ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल यूज जब इसका होता है तो इसका ट्रेड नेम जो है वो है ऑयल ऑफ विट्रॉल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कुछ वो क्वेश्चंस जो मैं आपको कह रही थी कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा आता है इसमें कि एक्सप्लेन द एनोमोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है स्टूडेंट्स कि हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है। वो रीजंस मैंने आपको 15 ग्रुप एलिमेंट्स में एक्सप्लेन करे थे कि उनका साइज स्मॉल होता है, उनमें डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज़। तो ऑक्सीजन अपने ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट, ऑब्वियसली ये बाकी के एलिमेंट से अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। कौन कौन सी शो करता है, वन बाय वन देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन गैस है रूम टेम्परेचर पर, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिस्क्रीट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में पीपाई पीपाई बॉन्ड मिलते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में पीपाई पीपाई बॉन्ड नहीं मिलते। ये डिस्क्रीट होता है इसलिए इसका सरफेस एरिया कम होता है, वॉन डर वॉल फोर्स वीक होते हैं इसलिए गैसियस फॉर्म में मिलेगा।
दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है, बाकी सब ऑक्टा एटॉमिक होते हैं। इसके अंदर इसका रीज़न भी पी पाई बॉन्ड की वजह से है कि ऑक्सीजन के अंदर पी पाई बॉन्डिंग मिलती है, उसकी वजह से ये डाई एटॉमिक हो जाता है और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्टेट का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। जबकि सल्फ़र वगैरह जो होते हैं ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाते, यानी इनमें पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए ये जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए इनको ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में रहना पड़ता है। ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। ऑक्सीजन जो होता है वो आयनिक होता है, जबकि सभी कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि अकेला ऑक्सीजन है जो -2 शो करता है, बाकी सब प्लस में वैलेंसी शो करेंगे। ऑक्सीजन का साइज स्मॉल होता है, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि इसमें पी पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बाकी सब में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन का हाइड्राइड यानी वाटर जो है वो लिक्विड होता है क्योंकि इसमें एच बॉन्ड्स होते हैं, बाकियों में एच बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए वो जो है गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होता है सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड में भी और गैसियस स्टेट में भी। बाकी के मेंबर्स डायमैग्नेटिक होते हैं एक्सेप्ट S2 को छोड़ के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में से इस साल के लिए हट गया है कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपली बस स्टूडेंट्स आप सिंपल सा देख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है बोर्ड में कि फर्स्ट स्टेप में हम सल्फ़र से सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाएंगे, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड से हम सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनाएंगे, फिर हम H2SO7 यानी ओलियम बनाएंगे और फिर हम H2SO4 बनाएंगे। और इसके लिए हम जो जो रिएजेंट्स यूज़ में लेंगे वो हमारे होंगे, सल्फ़र का O2 से रिएक्शन कराएंगे तो SO2 बनेगी, फिर O2 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड 2 बार एंड 750 केल्विन पर SO3 बनेगी। SO3 की H2SO4 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ओलियम यानी H2SO7 बनेगा, जिसकी वाटर से रिएक्शन कराने पर हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। तो ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और ये हमारा हो गया ओलियम। ये होगी सल्फ़र ट्राई ऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ये हो गया सल्फ़र। तो S से क्या बना SO2, SO2 से क्या बना SO3, SO3 से क्या बना H2SO7 और H2SO7 से क्या बना H2SO4 बना। तो ये सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं, देख लो अगर आपको याद हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। ये वाला जो है हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ये वाला, ठीक। और ये वाला जो है हमारा थर्ड स्टेप हो गया और ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया, जिनकी अभी मैंने बात करी थी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है ये इसका फ्लो शीट डायग्राम है। इस फ्लो शीट डायग्राम में आप देख लीजिए, वही बात बता रखी है, फिर भी चलो ब्रीफ में बता देती हूँ स्टूडेंट। सल्फ़र है, बर्नर में गर्म करेंगे इसको तो SO2 गैस बनेगी। उस SO2 गैस को हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा, तो उसको प्योरीफाइंग यूनिट में भेजेंगे। प्योरीफाइंग यूनिट्स में 3 चैम्बर होंगे, एक डस्ट चैम्बर होगा, एक कूलिंग एंड ड्राइंग चैम्बर होगा और एक उसमें आर्सेनिक प्योरीफायर होगा। इन तीनों चैम्बर्स में से भेजने के बाद में सल्फ़र डाइऑक्साइड को हम टेस्टिंग बॉक्स में भेजेंगे, ये चेक करने के लिए कि हमारी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्योर हुई या नहीं हुई। अगर वो प्योर नहीं हुई तो हम उसको वापस से प्योरीफाइंग यूनिट में भेज देंगे। अगर वो प्योर हो जाती है तो हम आगे बढ़ेंगे और उस प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हीटर में डालेंगे जहाँ टेम्परेचर होगा 720 केल्विन। फिर उसको हम कैटेलिटिक कन्वर्टर में डालेंगे जहाँ पर उसका कैटलिस्ट होगा V2O5 और फिर हमें SO3 गैस मिलेगी और वो SO3 गैस को हम एब्जॉर्प्शन टावर में डालेंगे जहाँ होगा कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड H2SO4 और SO3 के बीच में रिएक्शन होगी और उससे हमें मिलेगा H2H2O7 और H2H2O7 की फिर रिएक्शन होगी वाटर के साथ तो हमें मिलेगा लास्ट में H2SO4, ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो खास बात है ना वो तो ये है कि सल्फर जो थ्योरी हमारी मेन लग रही है यानी ली चैटलियर प्रिंसिपल हम अप्लाई करेंगे और वो ली चैटलियर प्रिंसिपल ही थ्योरी है इसकी, जैसे हमने अमोनिया गैस के हेबर प्रोसेस में किया था। तो ये इसकी रिएक्शन है स्टूडेंट्स। यहाँ हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करना है। डेल्टा H नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लो रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स टोटल कितने हो गए 3, रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे कितने हो गए 2, तो यहाँ प्रेशर क्या हो गया लो,
तो हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। अब टेम्परेचर लो है तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें कैटलिस्ट यूज़ में लेना पड़ेगा, और वो कैटलिस्ट कौन हो जाएगा, V2O5 हो जाएगा। ठीक, और ये कैटलिस्ट प्रॉपरली वर्क कर सके इसलिए हमें इस SO2 गैस को प्योर करना पड़ेगा, और इसीलिए इसको प्योरीफाइंग यूनिट में भेजेंगे। ठीक है, प्योरीफाइंग यूनिट्स में 3 चैम्बर हैं स्टूडेंट्स, एक है डस्ट चैम्बर, एक है कूलिंग एंड ड्राइंग चैम्बर, और एक है आर्सेनिक प्योरीफायर। डस्ट चैम्बर में हम डस्ट को रिमूव करेंगे, और इसके लिए जो हमने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कॉटरल प्रेसिपिटेटर, उसको यूज़ में लेंगे, जहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस की रिएक्शन होगी और उससे डस्ट रिमूव हो जाएगी। कूलिंग एंड ड्राइंग जो चैम्बर है उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव किया जाएगा, गैसेस को वॉश किया जाएगा, और फिर उनको ड्राई किया जाएगा बाय स्प्रेइंग कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम जेलेटिनस FeOH होल थ्वाइस को यूज़ में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज़ इंडस्ट्रियल मेथड, और लार्ज स्केल पर हम उससे बना सकते हैं, जैसे अमोनिया गैस को हैबर प्रोसेस से बनाया था। यूजेस है सल्फ्यूरिक एसिड के, स्टूडेंट फटाफट देख लीजिए, जल्दी से देख लीजिए कि केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स बनाए जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, सल्फेट्स वगैरह, फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं इसमें, अमोनियम सल्फेट जैसा डाइज बनाए जाते हैं, पेंट्स बनाए जाते हैं, ड्रग्स बनाए जाते हैं, पिगमेंट्स बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट बनाए जाते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग करी जाती है, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं जैसे ट्राइनाइट्रोटोलुइन, पिक्रिक एसिड, डायनामाइट। मेटलर्जी में ये काम आता है। पिकलिंग यानी कि ये मेटल की सरफेस को क्लीन करने के काम आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले मेटल की सरफेस को क्लीन करते हैं, तो ये H2SO4 को क्लीन करने के काम में आता है। लेड स्टोरेज बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। लैब रिएजेंट तो ये है ही। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है, इसीलिए इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा आता है, और वो क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स कितने तरह के होते हैं? मेनली ऑक्साइड स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, एक इसमें आपके हो गए मिक्स्ड ऑक्साइड, और एक इसमें आपके आ गए हैं सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड अगेन स्टूडेंट्स दो तरह के, चार तरह के होते हैं हमारे। एक होते हैं बेसिक ऑक्साइड, एक होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और एक होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स हमने इनके बारे में जो है हमने इसके बारे में 10th क्लास में पढ़ा था। तो सिंपल ऑक्साइड स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, ये चार तरह के हो गए। ठीक, वन बाय वन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है इसका आंसर। बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं स्टूडेंट्स जो वाटर के साथ में बेस बनाए, जैसे Na2O प्लस वाटर मिलकर बेस बना रहे हैं NaOH, और ये जनरली मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे Na2 एंड MgO। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड्स की, तो ये वो होते हैं जो वाटर के साथ में एसिड बनाते हैं, जैसे CO2 प्लस वाटर H2CO3 बना, SO2 प्लस वाटर H2SO3 बन गया। ये जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे CO2, SO2 एंड NO2। उसके बाद में आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे ZNO, PbO, BeO, SNO एंड Al2O3। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट्स कि Al2O3 जो है वो बेसिक ऑक्साइड की तरह काम करता है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। इन द सेम वे Al2O3 बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड की तरह काम करता है और सॉल्ट बनाता है। यानी कि ये स्टूडेंट्स जो है बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। जहाँ तक बात आती है हमारे मिक्स ऑक्साइड्स की, तो मिक्स ऑक्साइड में आप देख लीजिए डेफिनेशन इसकी कि दे कंसिस्ट ऑफ टू सिंपल मेटल ऑक्साइड्स। दो सिंपल मेटल ऑक्साइड से बनेंगे, लेकिन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी। तीन एग्जाम्पल याद करने हैं, Pb3O4, Fe3O4, Mn3O4। Pb3O4 दो ऑक्साइड से मिलकर बन रहा है, PbO2 एंड PbO। Fe3O4 भी दो ऑक्साइड से मिलकर बन रहा है, MnO4 भी दो ऑक्साइड से मिलकर बनता है। जहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात है, तो वो आप देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे Pb की हो गई +4 और यहाँ पर हो गई +2, यहाँ Fe की हो गई +3, यहाँ हो गई +2, यहाँ Mn की हो गई +4 और यहाँ हो गई +2। तो
तो आप देखो ये दो सिंपल ऑक्साइड हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। ये भी दो सिंपल ऑक्साइड हैं, इनमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। ये भी दो सिंपल ऑक्साइड हैं, या Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एलोट्रोपिक फॉर्म्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम सल्फ़र की एलोट्रोपिक फॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इसकी मेनली स्टूडेंट्स 3 फॉर्म्स होंगी। एक होगी होमोसाइक्लिक फॉर्म, एक होगी अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिसको हम और एक होगी डिफरेंट चेन पॉलीमर्स। अब देखो स्टूडेंट, जो होमोसाइक्लिक फॉर्म है उसमें 6 से लेकर के 20 सल्फर एटम्स होंगे। जो अनस्टेबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ पर सल्फ़र जो है वो SN की फॉर्म में मिलेगा, और यहाँ जो N है यानी नंबर है, ये नंबर जो है वो 2 से लेकर 5 तक होंगे। ठीक। और जो डिफरेंट चेन पॉलीमर्स होते हैं उनको हम कैटिना SN भी कहते हैं, कैटिना SN की फॉर्म में मिलेंगे। इनको हम प्लास्टिक सल्फ़र भी कहते हैं, इनको हम एक्स सल्फ़र भी कहते हैं। तो ये 3 फॉर्म्स हो गई स्टूडेंट्स। एक तरह से ये हो गई इसकी साइक्लिक फॉर्म, ये स्टूडेंट्स इसकी हो गई स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये लंबी चेन मॉलिक्यूल्स हो गए इसमें। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हम जो फॉर्म देख रहे हैं वो फॉर्म हमारी आती है इसमें, वो जो फॉर्म आएगी वो है इसमें हमारी होमोसाइक्लिक फॉर्म। अगेन ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है आपका। ठीक है। पहले इसमें आता है आपका रोम्बिक सल्फर, जिसको ऑर्थोरोम्बिक भी कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, अल्फा सल्फर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसको हम बीटा सल्फर भी कहते हैं। और तीसरा इसके अंदर आता है स्टूडेंट्स हमारा, और वो है साइक्लोएसिक्स फॉर्म, जिसको हम एंजल सल्फर भी कहते हैं, ईटा सल्फर भी कहते हैं। इसमें 6 मेंबर चेयर फॉर्म मिलेगी। ठीक। अब स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 देखते हैं इन सब को। होमोसाइक्लिक फॉर्म्स देख रहे हैं पहले, तो इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं, और वो है रोम्बिक फॉर्म। कैसे बनती है ये फॉर्म? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय स्लो इवेपरेशन ऑफ रॉ सल्फर इन CH2 इन चाइना डिश व्हेन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल्स ऑफ रोम्बिक सल्फर्स अपीयर्स। क्या करते हैं, हमने चाइना डिश ली, चाइना डिश के अंदर हमने सल्फ़र डाला, ठीक है, और उस सल्फ़र के अंदर हमने CH2 डाल दिया और उसको डिज़ोल्व कर दिया। डिज़ोल्व करने के बाद में CH2 को हमने इवेपरेट कर दिया, तो चाइना डिश में नीचे हमें सल्फ़र के क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे, और उनकी शेप कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है। जबकि मोनोक्लिनिक बीटा सल्फ़र हमें कैसे मिलेगा स्टूडेंट्स? इसके लिए हम जो है पहले हम सल्फ़र को मेल्ट कर लेंगे, और उस मोल्ड चाइना डिश में मेल्ट कर लेंगे, फिर उसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने देंगे तो उसके ऊपर क्रस्ट जम जाएगी, यानी एक पतली सी लेयर बन जाएगी, यानी परत सी बन जाएगी। ठीक है। और वो उसको हम क्रस्ट बोलेंगे। उस क्रस्ट में जब हम होल करेंगे और होल करके लिक्विड को बाहर निकाल लेंगे, तो क्रस्ट के अंदर हमें नीडल शेप के क्रिस्टल मिलेंगे, जिनको हम बोलेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर। क्या बात समझ में आई स्टूडेंट्स इसके अंदर? कि हमने क्या करा है, चाइना डिश ली, उसमें हमने क्या डाला, सल्फ़र, और सल्फ़र को हमने क्या कर लिया, मेल्ट कर लिया। मेल्ट करने के बाद ठंडा करा, मेल्ट करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आ गया, इसको ठंडा करा तो इसके ऊपर एक मोटी परत जम गई। अब हमने उस परत को हमने क्या बोला, क्रस्ट बोला। अब उस क्रस्ट में हमने क्या कर दिया, होल कर दिया। उस क्रस्ट में हमने होल कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से कर दिया हमने होल इसके अंदर। यहाँ पे ये हमने होल बना दिया इसमें। इस होल में से हमने लिक्विड को बाहर निकाल दिया। लिक्विड को बाहर निकालने के बाद इसके अंदर हमें नीडल शेप के क्रिस्टल मिलेंगे, सुई की तरह क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो उन क्रिस्टल्स को हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है साइक्लोएसिक्स फॉर्म। तो साइक्लोएसिक्स फॉर्म के अंदर देखो चेयर फॉर्म बन रही है स्टूडेंट्स, ये रही चेयर फॉर्म। कैसे बनाएंगे इसको स्टूडेंट्स, हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि ये हो गया एक सल्फ़र, फिर ये दूसरा सल्फ़र, ये तीसरा सल्फ़र, ये चौथा सल्फ़र आ गया। ठीक है। और यहाँ पे फिर हमारा एक सल्फ़र आया, फिर एक सल्फ़र आया, और फिर इसको हमने इससे जोड़ दिया। तो ये हमारी चेयर फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। ये 6 सल्फ़र हुए, 1 2 3 4 5 एंड 6।
ठीक है, आगे देखते हैं डिटेल में स्टूडेंट्स इसको हम। तो जो रोम्बिक सल्फ़र है उसकी और क्या क्या ख़ास बात है भाई। रोम्बिक सल्फ़र की जो ख़ास बात है वो हमारी आ गई इसके अंदर कि सबसे स्टेबल फॉर्म होगी, सॉरी इसमें कलर हम ये ले लेते हैं, इसकी सबसे स्टेबल फॉर्म होगी। सभी सल्फ़र की वैरायटीज़ धीरे धीरे करके रोम्बिक सल्फ़र में ही कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये सबसे स्टेबल होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होगी। ठीक है, लिटिल थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनकी कम होती है। जहाँ तक शेप की बात आती है स्टूडेंट्स, तो ये पुक्कड़ फॉर्म होती है। कैसे ड्रॉ करें स्टूडेंट्स पुक्कड़ फॉर्म? इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर लें पहले। ठीक है, अब हर कोने पर, हर कॉर्नर पर आप सल्फ़र लगा दो। ये क्राउन शेप मिली, इस क्राउन शेप क्या होता है? अच्छा, इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया इसका। ठीक है, और इसी के नीचे ये इसका कौन सा मॉलिक्यूल आ जाएगा? तीसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस तरह का अरेंजमेंट होगा कि इसमें रोम्बिक सल्फ़र के अंदर होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को पुक्कड़ फॉर्म कहते हैं, क्राउन शेप कह देते हैं। ठीक है, नॉन प्लेनर होता है, प्लेनर नहीं होता। जहाँ तक बात हम स्टूडेंट्स अब करते हैं इसकी मोनोक्लिनिक सल्फ़र की, तो मोनोक्लिनिक सल्फ़र में जो है वहाँ पर हम देखेंगे तो इसका कलर होता है डल येलो कलर। ये केवल 369 केल्विन तक ही क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। 369 केल्विन पर दोनों वेराइटीज़ होंगी, यानी रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र दोनों होंगे। ये भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। इसकी शेप भी पुक्कड़ होगी, एसिड फॉर्म में होगी, नॉन प्लेनर होगी, बिल्कुल इसकी तरह। बट जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, देखो शेप बिल्कुल वही की वही है जो इसके अंदर थी, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, लेकिन जब इनका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा तो कुछ डिफरेंट है। कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स? पहला मॉलिक्यूल तो इसमें भी इसी तरह से है, लेकिन जो अगला मॉलिक्यूल है वो इस तरह से है इसके अंदर। फिर अगला मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से, यानी अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं स्टूडेंट, तो एक बार आपको डब्लू बनाना है और एक बार आपको एम बनाना है, और यहाँ पर हमारे सल्फ़र्स आ जाएंगे, ये 6 सल्फ़र आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 हो गएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स के बारे में। जो हमारे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो हमारी ये फॉर्म है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग कलर ले लेती हूँ स्टूडेंट्स, ये नहीं ये कलर ले लेती हूँ। ये जो है स्टूडेंट्स 1000 केल्विन के ऊपर ही मिलेंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, ब्लू कलर के होंगे, S2 के फॉर्म में होंगे, वेपर स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, जहाँ तक हम बात करते हैं डिफरेंट चेन पॉलीमर्स के लिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है ये मोल्टन सल्फ़र को जब हम ठंडे पानी में डालेंगे तो ये सॉफ्ट रबड़ की तरह हो जाएगा, प्लास्टिक की तरह नज़र आएगा, इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं? प्लास्टिक सल्फ़र कह रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, जो पिघला हुआ सल्फ़र है ना उसमें, उसको हमने ठंडे पानी में डाल दिया है। जहाँ तक मोनोक्लिनिक की बात थी स्टूडेंट्स, तो हमने सल्फ़र को पहले मेल्ट किया था, मेल्ट करने के बाद ठंडा किया था, ठंडा करने के बाद उस पर क्रस्ट जमा हुआ था, क्रस्ट में हमने होल्स करे थे, होल्स करके हमने लिक्विड को बाहर निकाला था, और उसके बाद हमें नीडल शेप क्रिस्टल मिले थे। और जब हमने रोम्बिक सल्फ़र की बात करी थी, तो हमने क्या किया था कि सल्फ़र को सिंपली कार्बन डाइसल्फ़ाइड में डिज़ोल्व करा और कार्बन डाइसल्फ़ाइड को इवेपरेट कर दिया, तो हमें ऑक्टाहेड्रल शेप के क्रिस्टल्स मिल गए थे। ठीक है, तो सबको बनाने का तरीका अलग अलग है स्टूडेंट्स। डिफरेंट चेन पॉलीमर्स में स्टूडेंट्स ये चूँकि रबड़ लाइक होते हैं, तो इनमें रबड़ वाली क्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ होंगी, एमॉर्फस होंगे, सॉफ्ट होंगे, रबड़ लाइक शुरू में, बाद में ठंडा होने पर ये हार्ड हो जाएंगे। ये वाटर में और CS2 दोनों में इंसॉल्युबल होंगे। ये जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा, क्योंकि ये एमॉर्फस सॉलिड की तरह हो जाएंगे। जैसे एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था कि वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, तो ये भी सुपर कूल्ड लिक्विड्स होंगे। ठीक, स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें तो स्टूडेंट देखो जिग-जैग फॉर्म है इसमें, और हर सल्फ़र के पास में 2 लोन पेयर हैं। ये रहा एक लोन पेयर और ये आ गया दूसरा लोन पेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट में स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और वो है हमारा
कि ओजोन को कैसे सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, और नेचर में किस तरह से ये बनती है, और वो कौन से केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। अगर हम नेचुरल प्रोसेस देखें तो एक्सटर्नल एलिमेंटल जो ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट्स, वो दो फॉर्म में मिलती है, O2 एंड O3। O3 को हम कहते हैं ओजोन या ट्राइओजन। इन नेचर इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द अपर एटमॉस्फेयर अबाउट 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ज़मीन से 20 किलोमीटर ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में बनती है, और वहाँ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ करके ओजोन के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये ओजोन जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी अर्थ को और उस अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को सेव करती है, बचाती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साइड इफ़ेक्ट से, हार्मफुल इफ़ेक्ट से। इफ़ दीज देयर इज़ नो ओजोन लेयर, अगर ओजोन लेयर ना हो तो अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ तक पहुंचेंगी और वो हमारे प्लांट्स और एनिमल लाइफ दोनों को डैमेज करेंगे। ठीक। जहाँ तक लैब मेथड की बात आती है तो ओजोन गैस को स्टूडेंट्स हम साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से बना सकते हैं। इस पास थ्रू द प्योर कोल्ड एंड ड्राई ऑक्सीजन के अंदर हम ठंडी, प्योर और ड्राई ऑक्सीजन के अंदर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई करते हैं, और ये काम एक स्पेशली डिज़ाइंड एपरेटस में होता है जिसको हम ओजोनाइज़र कहते हैं, और वहाँ पर 10% ऑक्सीजन जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। यानी यहाँ नेचुरल प्रोसेस में जो काम अल्ट्रा वायलेट लाइट कर रही थी वो यहाँ काम कौन करेगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेगा। रिएक्शन हमारी सेम है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी क्योंकि डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लेंगे यानी स्पार्कलेस काम में लेंगे, क्योंकि अगर स्पार्क लिया हमने तो ऐसी स्थिति में जो हीट है उसकी वजह से ओजोन जो है ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी ओजोन डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओजोन लेयर को जो डैमेज करने वाले हैं स्टूडेंट्स, लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हैं, वो है CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको 16 ग्रुप एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करी हैं। बाकी की प्रॉपर्टीज़ 16 ग्रुप एलिमेंट्स की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको मैंने जो भी समझाया वो आपको समझ में आया होगा, और इसमें हमने स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हैं, और मैंने पूरा 16 ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।